नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी अयोध्या से आज वो बड़ी तस्वीर सामने आ गई जिसे हर राम भक्त हमेशा हमेशा याद रखेगा। जी, अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसी के गर्भगृह की पहली शिला आज रख दी गई है। अयोध्या पर दुनिया की नजरें हैं क्योंकि अयोध्या में यूपी का भविष्य छिपा हुआ है, तो देश की तरक्की का भी इससे सीधा कनेक्शन है और इसी कनेक्शन को समझाएगी हमारी ये खास रिपोर्ट। आइए जरा रिपोर्ट देखते हैं। भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या भी भव्य और दिव्य हो, यही प्रधानमंत्री जी की मंशा है और इसी संकल्प के साथ जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। 500 वर्षों की संघर्षपूर्ण साधना साकार और मूर्त रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। योगी राज में ना उत्तर प्रदेश अब पहले वाला उत्तर प्रदेश रहा और ना ही अयोध्या पहले वाली अयोध्या रही। हम लोगों की पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि हम लोग अपनी आंखों के सामने इन सब कार्यक्रमों के साक्षी बन रहे हैं। ये नए भारत का एक राष्ट्र मंदिर तो होगा ही, पूरे देश को एकात्मता के सूत्र में बांधने का एक बहुत बड़ा संबल भी होगा। राम जन्मभूमि अयोध्या की ये वो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि जिस भव्य राम मंदिर का देश दुनिया के भक्तों को बेसब्री से इंतजार है, उसका निर्माण कार्य किस पायदान पर पहुंचा है। हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। इस मंत्रोच्चार के बीच शुभ मुहूर्त में सीएम योगी ने राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण में लगने वाली पहली शिला रख दी है। इसी के साथ 30 साल से भी ज्यादा लंबे वक्त से तराशे जा रहे पत्थरों से गर्भगृह का निर्माण शुरू हुआ। राम लला के गर्भगृह पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम की पूजा की, साथ ही साथ गर्भगृह की जो शिलाएं हैं उनका शिलान्यास किया है। सामने जो आप मूर्ति देख रहे हैं भगवान श्री राम की है, धनुर्धारी भगवान श्री राम की है और यही वो स्थान है जहां पर पताका आप देखेंगे ऊपर बंधी हुई है और यही वो जगह है जो भगवान श्री राम का गर्भगृह है। चूँकि ये प्लिंथ है, चबूतरा है जहाँ पर गर्भगृह बनाया गया है और इस चबूतरे से आपको पूरा जो राम मंदिर निर्माणाधीन परिसर है वो आपको यहाँ से नजर आएगा। ये तस्वीरें गवाह हैं कि योगी की अगुवाई में यूपी की तस्वीर और तकदीर कितनी तेजी से बदल रही है। जो यूपी कभी देश में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी वाले प्रदेश के तौर पर जाना जाता था, वो न सिर्फ विकास की राह पर तेजी से कदम बढ़ा रहा है बल्कि हिंदुओं के धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। राम मंदिर निर्माण में तेजी के साथ अयोध्या की तस्वीर बदल रही है। पिछले 8 साल में काशी का कायाकल्प हो चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इसकी मिसाल है। 224 करोड़ की लागत वाले विंध्य कॉरिडोर पर भी तेजी से काम चल रहा है। वहीं ब्रज तीर्थ विकास परिषद के जरिए मथुरा के धार्मिक स्थलों की रंगत बदल रही है। लक्ष्य है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पहला चरण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाए। 2024 की मकर संक्रांति तक गर्भगृह में रामलला के दर्शन भक्तों को होने लगे। अयोध्या को हमें दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करना है। ये नए भारत का एक राष्ट्र मंदिर तो होगा ही, पूरे देश को एकात्मता के सूत्र में बांधने का एक बहुत बड़ा संबल भी होगा। अब यहाँ जानिए कि अयोध्या जैसे धार्मिक स्थल जब भव्य और नया रूप लेते हैं तो प्रदेश की तरक्की का पहिया कैसे और कितनी तेजी से घूमता है। धार्मिक स्थलों के विकास से एयरपोर्ट, रेल और बस जैसे परिवहन सेक्टर को मजबूती मिलती है। टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा, रिक्शा चलाने वालों के लिए रोजगार बढ़ता है। स्थानीय लोगों को सबसे बड़ा फायदा मिलता है। होटल, रेस्टोरेंट के साथ फल, फूल, प्रसाद और मिठाई जैसी दुकानों की कमाई बढ़ती है। शहरों में जमीन के रेट बढ़ते हैं जिससे लोगों के साथ साथ सरकारी खजाना बढ़ता है। यहाँ पर जो पर्यटक हैं या जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ। यस सर, काफ़ी इजाफा हुआ है। बिक्री है वो बढ़ रही है। यस सर, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है, अच्छा खासा मतलब हो जाता है। हाँ, क्या पर्यटक बढ़े हैं पहले से?
पहले से पर्यटक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और यहाँ से जो है सामान ले जाते हैं। ये सब हनुमान जी की कृपा है और रामलला का जो है आशीर्वाद है, इजाफा बहुत हुआ है। IRCTC इसी महीने की 21 जून से दिल्ली से भारत गौरव नाम की ट्रेन भी चलाने जा रही है, जो 18 दिन में अयोध्या समेत भगवान राम से जुड़े कई धार्मिक स्थलों की यात्रा श्रद्धालुओं को कराएगी। मतलब अयोध्या रेलवे के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। आंकड़े बताते हैं कि रेलवे की कमाई में 20% हिस्सा सिर्फ धार्मिक पर्यटन को जाने वाले लोगों का होता है। 2024 तैयारी शुरू में। अब इस वक्त एक बड़ी सियासी खबर भी आप जान लीजिए। दरअसल राज्यसभा का चुनाव, कांग्रेस के लिए जिन सीटों पर आसानी से इस चुनाव में जीत नजर आ रही थी ना अब तक, वहां भी अब चुनाव की नौबत आ गई है। इससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ती जा रही है। दरअसल कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का इतना डर सता रहा है कि अब अपने विधायकों की किलेबंदी की जुगत में लग गई है कांग्रेस पार्टी। हरियाणा में क्रॉस वोटिंग का डर, राजस्थान में भी क्रॉस वोटिंग का डर, महाराष्ट्र में पार्टी के भीतर असंतोष की चिंता। कांग्रेस के लिए इस बार का राज्यसभा चुनाव बहुत कड़ा इम्तिहान लेता दिख रहा है। नौबत ये आ गई है कि उसे अपने विधायकों को एकजुट रख पाना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा डर हरियाणा और राजस्थान में सता रहा है। कांग्रेस को डर है कि हरियाणा में होने वाले राज्यसभा चुनाव में उसके विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। कांग्रेस के लिए पुराने अनुभव भी अच्छे नहीं रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस अपने विधायकों को इकट्ठा करने में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के विधायकों को कांग्रेस छत्तीसगढ़ शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि हरियाणा में राज्यसभा के 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों के मैदान में आने से अब मतदान तय है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मीडिया बिजनेस से जुड़े कार्तिकेय शर्मा के मैदान में उतरने से ये सारा समीकरण गड़बड़ाया। कार्तिकेय ने कल नामांकन के आखिरी दिन अपना पर्चा भरा। हरियाणा की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने कार्तिकेय शर्मा को समर्थन देने की घोषणा की है। अजय चौटाला की पार्टी जेजेपी के हरियाणा में 10 विधायक हैं। कार्तिकेय को समर्थन दे रही जेजेपी हरियाणा की बीजेपी सरकार की सहयोगी है। ऐसे में कार्तिकेय शर्मा को जिताने के लिए बीजेपी भी जोर लगाएगी। हमारे सभी विधायकों ने उनको समर्थन दिया है। हम तो इसी उम्मीद से उनके साथ लगे हैं। अब बाकी मैनेजमेंट तो वो कितना कर पाते हैं, दूसरे जो इंडिपेंडेंट्स और दूसरे वोट हैं वो हासिल करने में कामयाब होंगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। हरियाणा में कांग्रेस के सामने बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा के पिता विनोद शर्मा हुड्डा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। कार्तिकेय के पिता विनोद शर्मा को हुड्डा का करीबी भी माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग का खतरा गहरा रहा है। इसलिए अपने विधायकों को कांग्रेस राजस्थान या छत्तीसगढ़ शिफ्ट करने का प्लान बना रही है। असल में 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं। हरियाणा से राज्यसभा पहुंचने के लिए एक उम्मीदवार को 31 वोट ही चाहिए। इस लिहाज से कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन के पास पर्याप्त संख्या बल तो है, लेकिन कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई पार्टी से नाराज चल रहे हैं। यदि कुलदीप बिश्नोई के अलावा एक और कांग्रेस विधायक भी टूटा तो फिर अजय माकन के लिए जीत मुश्किल हो जाएगी। क्रॉस वोटिंग का ऐसा ही डर कांग्रेस को राजस्थान में भी सता रहा है, जहां एयरसेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के निर्दलीय उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने सुभाष चंद्रा को समर्थन दिया है और अब कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग की आशंका गहरा गई है। हमारे मित्र निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजस्थान की राज्यसभा में खड़े हैं, पर उनके नामांकन पत्र पर किसी निर्दलीय विधायक के दस्तखत ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दस्तखत। तो ऐसे में क्या ये सच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की भाजपा सरकार एक बार फिर मंडी लगाकर प्रजातंत्र की बोली लगा रहे हैं, और उस मंडी में बोली लगेगी कि कौन कितने करोड़ रुपए में क्या वोट खरीदने का ये आबो हवा नहीं तो क्या। जाहिर है राजस्थान की
तीसरी सीट जीतने के लिए कांग्रेस को अब कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी इसलिए भी चिंतित है क्योंकि तीनों सीटों पर राज्य से बाहर के उम्मीदवार बनाए जाने से पार्टी के भीतर नाराजगी खुलकर सामने आई है। राजस्थान के विधायकों ने स्थानीय नेतृत्व से लेकर पार्टी आलाकमान तक कई सवाल पूछ डाले हैं। कांग्रेस के भीतर मचे इस घमासान के बीच मीडिया टाइकून सुभाष चंद्रा के बतौर निर्दलीय एंट्री ने मुकाबला रोचक बना दिया है। अब कांग्रेस का डर ये है कि वो अपने विधायकों को कैसे एकजुट रख पाएगी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का कांग्रेस का ये डर हरियाणा, राजस्थान से होते हुए महाराष्ट्र तक फैला है। यूपी से ताल्लुक रखने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा का टिकट दिए जाने के बाद से ही पार्टी में असंतोष खुलकर सामने आ चुका है। तो कांग्रेस पार्टी राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रही है। शीर्ष नेतृत्व पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में नोटिस भेज दिया है। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राजघाट पर आजादी के गौरव यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुई। अब सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। नोटिस आलाकमान के दर पर पहुंचा तो कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी को लिया गया और नोटिस का सामना करने की बात कही गई। हम न डरेंगे, न झुकेंगे और सीना ठोक कर ऐसे कारनामों का सामना करेंगे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि कोई भी जो अक्षर ABC भी जानता हो कॉमन सेंस का या कानून का, वो ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस शुरू भी होता है। मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 8 जून को ईडी की पूछताछ में शामिल होंगी, जबकि राहुल गांधी अभी विदेश में हैं और अगर वो तब तक देश नहीं लौटते तो ईडी से समय मांगेंगे। 1938 में कांग्रेस ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड बनाई थी, जिसके तहत नेशनल हेराल्ड आता है। AJL पर 90 करोड़ से ज्यादा का लोन था। यंग इंडिया नाम की कंपनी ने 9 करोड़ के शेयर और मालिकाना हक के बदले में AJL की देनदारियां चुकाई और फिर बाद में 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया गया। यंग इंडिया में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 38% शेयर हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में आरोप लगाया था कि यंग इंडिया के जरिए गलत अधिग्रहण हुआ और कांग्रेस के नेताओं ने करोड़ों की संपत्ति हथिया ली। मई 2019 में ईडी ने हेराल्ड केस से जुड़ी 64 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया और अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गांधी परिवार को नोटिस भेजा है। तो 2024 तैयारी शुरू में अब मुझे इजाजत दीजिए। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।